नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जान के नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से प्रयाग देव सिंह जुड़े हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और विगत कई दशकों से ये कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और निर्बाध रूप से ये खेती कर रहे हैं। लेकिन ये मौजूदा वक्त में जो है ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इस खेती से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आज की चर्चा में इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक खेती से कम खर्च में किसान कैसे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही ये प्राकृतिक खेती किसानों के लिए क्यों जरूरी है, प्राकृतिक खेती से उपजाए हुए उपज को किसान कैसे मंडीकरण कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो प्रयाग देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं प्रयागदेव सिंह, घर कुटवा प्रखंड, गोपी छपरा पंचायत, ग्राम सागर चुरामन, पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ। मेरा यही परिचय है। जी जी, आप पिछले कितने सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसमें आपका कैसा अनुभव रहा है। इस तरह तक खेती हम 1972 से ही कर रहे हैं, लेकिन हरित क्रांति आया तो उसमें हमने भी खाद ये सब डाला, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, विडिसाइड सब डाला। हम्म। लेकिन देखे कि ये बीमारी बढ़ रहा है परिवार में, चाहे घर में चाहे गांव में, तो हमने इसको छोड़ दिया। तो हमने सोचा कि भाई इसको पद्धति को चेंज किया जाए। अब खेत को अपना, तो हमने देसी गाय को पालन कर रहे हैं और देसी गाय खरीद कर लाए हैं पंजाब से, साहिवाल और आठी वहीं रखे हैं। उसका गोबर और मूत्र का यूज कर रहे हैं। और इस तरह गोपाल भाई सुतरिया से एक बार कांटेक्ट हुआ, अहमदाबाद गए थे हमने, तो वहां से भी उनका प्रोडक्ट भी कुछ लाए हैं। तो उसे गोबर, गो कृपामृतम लाए, उससे गोबर का खाद बनाते हैं उसमें डालकर, और बहुत बेहतरीन उसका रिजल्ट आता है। और जी। उसी को हम देकर खेत में पैदा कर रहे हैं। और खेत का जो अनाज है उसका मिठास गजब का है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि जो पारंपरिक खेती है उससे जो प्राकृतिक खेती है वो अलग कैसे है और इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, पारंपरिक खेती या प्राकृतिक खेती मिला जुला कर के है, लेकिन उस समय में टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, आज हो गया है। जैसे कि 70 के पहले, 80 के पहले, 80 के दशक के पहले लोग सब किसान के पास बैल था, मवेशी था। लेकिन धीरे धीरे 4-5 साल में टोटल मवेशी लोगों ने समाप्त कर दिया, बिक्री कर दिया। आज खोजिएगा तो 100 में 20% आदमी के पास मवेशी मिलेगा, 80% के पास मवेशी नहीं है। वो अगर आदमी चाहे कि हम प्राकृतिक खेती करें तो वो नहीं कर सकता है। उसके लिए क्यों नहीं कर सकता है कि मान लीजिए कि हम जिस तरह हम भोजन करते हैं उसी तरह जमीन में भी बैक्टीरिया है, उसको भी भोजन चाहिए। भोजन नहीं करेगा तो हमारा खेती नहीं होगा, कि कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको देना ही होगा। और पुआल लोग जल से, जैसे धान लगाते हैं जड़ से काट लेते हैं, गेहूं लगाते हैं जड़ से काट लेते हैं, मौसरी उखाड़ लेते हैं, सरसों उखाड़ लेते हैं। मान लीजिए कि हम कुछ आपको बार बार दें, हमको आप कुछ नहीं दीजिएगा तो हम आपको कुछ देंगे? तो ये हमारी धरती माँ है, हम खाली उनसे लेबे करेंगे, हमको भी तो कुछ उनको देना फर्ज है। तो हमारे पास गोबर नहीं है, तो जो हम जो फसल काटते हैं वो आधा पर से काटे और बाकी उसमें हम छोड़ दे खेत में, जो कि हमारे खेत के लिए वो बर्मी का काम करेगा, खाद का काम करेगा, बैक्टीरिया उससे पैदा होगा, उसका भोजन पैदा होगा। अगर आप उसको नहीं छोड़ते हैं तो आपका फसल नहीं होगा। आज पहले बैल से हम लोग काम करते हैं तो उसके बदले में जीरो टिलेज से काम करते हैं। खेत हम नहीं जोतते हैं। खेत जोतिएगा तो खेत कंफर्ट होगा, जिस तरह माटी, जितना माटी पलटिएगा उतना खेत कंफर्ट होते जाएगा और वो उसमें हार्डनेस आएगा। तो इसके चलते आप जोतिए मत। हो सके तो जितना फसल का अवशेष है, आपके पास मवेशी नहीं है तो खेते में उसको छोड़ दीजिए। देखिए उसके बाद में जब आपका पैदावार होता है कि नहीं होता है। यही है पारंपरिक खेती में अंतर, रासायनिक खेती में अंतर। जी। पैदावार रासायनिक खेती से भी पैदावार बढ़कर होगा। 1-2 साल आपको लेवल में जाएगा। तो कैसे लेवल में जाएगा? मान लीजिए आप खाद डालते हैं, आज डालते हैं 1 कट्टा, तो कल आपको डालना होगा 2 कट्टा, दूसरे साल, तीसरे साल 3 कट्टा। उसके बाद में आपके खेत में कीड़ा लगेगा ही लगेगा। जब खाद का, यूरिया का जब डालेंगे तो खेत में कीड़ा लगेगा ही लगेगा। और यही आपको ये काम करते हैं जो हम बता रहे हैं कि गोबर का खाद डालिए,
जो वेस्ट मटेरियल है आपके घर का, आपके खेत का, उस खेत में डालिए। 1 साल के बाद में आपके खेत में कीड़ा नहीं लगेगा, कारण कि बैक्टीरिया हो जाएगा। अब सपोज कीजिए, लोग कहते हैं कि हमारे खेत में दीमक लग गया। दीमक आपका दुश्मन नहीं है, आपका मित्र है। क्यों मित्र है? कि जहां पानी लग रहा है वहां का तो डिकम्पोज हो जाएगा, चारा आकर खा लेगा। या जहां पानी का व्यवस्था नहीं है वहां का घास फूस है वो कैसे खाएगा, वनस्पति कैसे खाएगा? तो वहां तो दीमके खाता है। तो वो आपको ऐसी करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, हमारे किसान भाई कहते हैं, जाते हैं किसी दुकान पर या कृषि वैज्ञानिक के पास, ये भाई खेत में दीमक हो गया, तो क्लोरोपाइरीफास वो लिख देता है। तो मान लीजिए जब दीमक मर रहा है तो हमारा भाई मित्र पिट भी तो मर रहा है। तो इसके चलते हमको अनुरोध है किसान भाइयों से कि जितना भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, विडिसाइड को छोड़ दे खेत में डालना। खेत का जो खर घास जो उग रहा है वो खेत का गहना है, उसको सोहिए मत। आज होगा 100%, दूसरे साल होगा 90%, मान 4-5 साल में आपका 10 से 15% खर घास जमेगा। लेकिन उतना जमाना जरूरी है, नहीं जमेगा तो आपका दिक्कत है, आपके साथ आपके सेहत के लिए दिक्कत है, आपके फसल के लिए भी दिक्कत है। तो उतना जमना ही हो। तो यही है प्राकृतिक खेती और पारंपरिक खेती में प्राकृतिक खेती में अंतर। ठीक। अच्छा, जब आपने प्राकृतिक खेती को अपनाया था तो आपको शुरुआती दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? मतलब कि कैसे जाने कि मतलब प्राकृतिक खेती इस तरीके से करें तो मतलब अच्छी उपज होगी, क्योंकि पारंपरिक खेती तो सबको पता है कि कैसे करना है, किस मेथड से करना है। अब बच्चा बच्चा आज अगर किसान परिवार में जन्म लिया है तो जानता है, तो पारंपरिक खेती से हर कोई परिचित नहीं है। तो आप जब किए थे तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? हमको इसी तरह, हम तो खाली किसान का मोबाइल पर देखते हैं जो कुछ वैज्ञानिक लोग का आता है, कुछ माने एथी का आता है। तो विनोद भाई सचान है, उनका भी हम देखे हैं। उसके बाद में गोपाल भाई सुतरिया का भी देखे हैं। तो ये सब देखे हैं। उसके बाद में उन लोगों के पास गए भी हैं हमने, और जाकर देखा कि उन लोगों का खेती कैसा है, हकीकत में क्या चीज है। तो वो देखकर हमको प्रसन्नता हुआ। वो लोग भी कुछ खेती किए, कुछ हम अपना भी जोड़े। तो उसके चलते हमने खेती शुरू किया। तो अब देखिए, हम क्या करते हैं कि जो मवेशी का गोबर है वो मान पर फेंकते हैं लोग, तो वो भूरा खाद हो जाता है, वो काम नहीं करता है। आपको सूखी रोटी सुबह का बनाया हुआ शाम को इसी तरह रख दिया जाए किसी बर्तन में, और शाम को दिया जाएगा तो आप भोजन कीजिएगा? नहीं करेंगे। लेकिन वही मुलायम अगर तुरंत ताजा रोटी बना कर दिया जाए तो आप खा लेंगे, चाहे चावल बना कर दिया जाए तो खा लेंगे कोई चीज। लेकिन वो सूख जाएगा तो कीड़ा भी नहीं खाएगा। तो होगा क्या, बरसात में पानी गिरेगा, खादर खादर अपने खेत में डाले हैं, वो बहकर दूसरे का खेत में चला जाएगा, तीसरे में चला जाएगा, नदी में बहकर चला जाएगा। वो किसी का काम का नहीं हुआ। तो इसको क्या करते हैं हम कि 2 से 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट हाइट उसको हम जिस तरह गणेश का बांध बांधा जाता है उसी तरह हम डालते हैं। 10 मीटर का एगो बेड बनाते हैं और उस पर बांस से होल करते हैं, जाली जैसा होल करके उसमें गो कृपामृतम डाल देते हैं और डालकर छीट कर उसको चट्टी से, जूट वाले बोरी हो उसे या केला का पत्ते से ढक देते हैं। और वो 50 से 55 दिन में वो बनकर खाद बनकर तैयार हो जाता है। वो खाद बनकर तैयार होगा तो मालूम पड़ेगा कि चाय पत्ती का मेहिका चाय पत्ती है। और साव का दिन में उसको, गर्मी का दिन में बोरा में भरकर आप रख दीजिए जेठ में, और उसमें हाथ हाथ लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि फ्रिज में हाथ हाथ डाले हुए हैं। उस पर सो जाइएगा तो ऊपर से उस बोरी पर आप सो जाएंगे तो ऊपर से धूप लगेगा, लेकिन नीचे से ठंडी लगेगा, जो मालूम पड़ेगा कि फ्रिज चल रहा है। इस खाद में ही खूबी है। और उस खाद को हमने खेत में डालते हैं तो उसका जितना भी धान हुआ, चाहे गेहूं हुआ, चाहे सब्जी हुआ, उसका टेस्ट गजब का है। आप बिना ये ठीक है, कच्चा भी आप चबा सकते हैं। और उसका पैदावार मूला हम एक एक हाथ का 300 ग्राम से 600 ग्राम तक ले आलू हम निकालते हैं। 300 ग्राम से कम नहीं होगा। मक्की का बाल 4-4 गो आता है एक पौधा में, 5 गो। आपका धान हमारा आता है 80 क्विंटल का एकड़ आता है, हेक्टेयर आता है, सॉरी हेक्टेयर आता है। और 60 से 70 क्विंटल का गेहूं आता है। 1 रुपया का उसमें नहीं खर्च है।
तो अब रह गई कि आप कैसे ये किए, तो हमने उसको भी कैलकुलेशन किया, इसको भी कैलकुलेशन किया, दोनों का हिसाब जोड़ा। तो जो खाद का दाम और दवा का दाम छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो बचता है वही ना आपका बेनिफिट हुआ। तो हमारा तो गोबर अपना घर का है, गो कृपामृतम अपना घर में बनाते हैं, कारण कि जब हम गाय को पोसे हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो उसी में आता है। वो लोग भी खाद डालते हैं खेत में, ये नहीं है कि नहीं डालते हैं, लेकिन डालते हैं वही चीन का राख है, भुजा भी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, वो दह जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि पारंपरिक खेती के लिए खेत में सबसे पहले आपको डोनेर बांधना पड़ेगा, जो हमारा वर्षा का जल हो सो बाहर नहीं जाए, खेत में ही हमारा रहे। दूसरी बात कि आप खाद जो डालते हैं, चाहे वेस्टेज जो खेत में अपना छोड़ते हैं, गेहूं हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, मसूर हुआ, जो भी आप छोड़ते हैं वो आपका सड़ेगा, और वो चारा का भोजन होगा, चाहे वहाँ बैक्टीरिया का भोजन होगा, तो वो आपको खेत में वो रॉ मटेरियल भोजन करेगा, उसके बाद में फर्मेंटेशन करेगा, और वो आपको फसल को मिलेगा। वो आज क्या है, यूरिया 1 एकड़ में 48 लाख टन है यूरिया वायुमंडल में है, लेकिन कैपेसिटी आपको पौधा का होना चाहिए तब ना वो खींचेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो वो खींचेगा कहाँ से। तो 1% आपका, जिस दिन आप खेत में 1% ये कार्बन ला देंगे, उस दिन से आप राजा हो जाएंगे, उससे कोई नहीं आपको हाथ पकड़ सकता है। 1% से ऊपर में है, कार्बन बढ़ा दीजिए, देखिए पैदावार आपका कितना बढ़ रहा है। क्या गरज है इसी करने के लिए, यही है जी पारंपरिक खेती के काम। जी। अच्छा, आपसे अगला सवाल यही है कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कोई भी हम कार्य करते हैं अर्थोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए, तो यदि हाँ, प्राकृतिक खेती और पारंपरिक खेती की तुलना में बात करें तो सबसे अधिक मुनाफा किस खेती में है? प्राकृतिक खेती में ही मुनाफा है। तो कैसे? अब एक ठो उदाहरण हम आपको दे देते हैं। 1 एकड़ खेत आपके पास है, आप उसमें डालते हैं 4 केजी का बिया डालते हैं तो 68 केजी हो गया, और 4 किलो का खाद डीएपी डालते हैं तो 68 किलो हो गया। उसके बाद में हम डालते हैं 30 किलो एथी डालते हैं, पोटास डालते हैं, 1 बोरी एथी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो 2 बार पटवाएंगे तो 2 बोरी डालेंगे, तो इसका सब दाम जोड़ लिया जाए, यही कितना हमारा हो गया 1 एकड़ में। उसके बाद में हर्बिसाइड डालेंगे, बीडीसाइड डालेंगे, खर मारने के लिए डालेंगे, कीड़ा लगेगा ही लगेगा इसमें, कारण कि जमेगा तभी इसमें कीड़ा लगेगा। तो अब तो हम अंग्रेजी नाम हमारा दवा ये सब जब छोड़ दिए तो भूल गए हैं, लेकिन उसके लिए 3G कौन कौन लोग अब डाल रहा है लोग, तो ये सब डालेंगे, इसका दाम हटा दिया जाए। हमको यही लगता है कि एक 40 से 0 टिलेज से गेहूं डाल देते हैं, 35 किलो का एकड़ हम डालते हैं, 35 किलो 1 एकड़ में गेहूं डालते हैं, और वहीं से लगा देते हैं। उसके बाद में जमता है, 1 बीता पर जमता है, लेकिन वो एक गेहूं का में ये होता कल्ला निकलता है 70 80 90 150 तक हमारे खेत में कल्ला निकलता है। इतना गारंटी है, कोई आकर चेक कर ले। पूसा वाले ने आकर चेक किया था एक बार, ये भाई ये गलत चीज है कि सही चीज है, और मिट्टी ले गया था चेक करने के लिए, तो वहां से प्रशस्ति पत्र हमको मिला और सर्टिफिकेट मिला कि हाँ, ये पूर्वी चंपारण का किसान हकीकत में ये चीज है। तो वही चीज है, तो उसका आप हिसाब जोड़ लीजिए, ये क्या रेट है खाद का। हमको सिर्फ बीज लगा, मान लीजिए कि 1700 रुपया, 100 रुपये कट्ठा हो गया, तो 1700 रुपया हमको एक ही लग गया, जुताई का जोड़ लीजिए हिसाब, 1700 यही लगा है, और गेहूं का बीज का दाम लगा है, अब उनका दाम जोड़ लीजिए। तो इससे प्राकृतिक खेती में और खेती में क्या अंतर है। और जो उन लोगों का पैदावार होता है उनसे हमारा 1.5 अधिक होता है। जी जी। अब आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, या सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से प्राकृतिक खेती की जा सकती है? किसी भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रकार की मिट्टी में हम कर सकते हैं खेती। अब जैसे कि हम अपना उदाहरण देते हैं, हम अपने घर के आगे एक ठो पोखरा था, एक आदमी से लिखा है 1.5 कट्ठा जमीन, जैसे कि हमारा खाला जमीन है, ऊंचा जमीन नहीं है, तो
हमने लिखा है कि भाई कोई सब्जी तब्जी बाजार से आदमी खरीदे तो समूचा कीटनाशक कीटाणु वाला सब्जी होगा। तो हमने लिखाया उसमें 7 फीट माटी डाला चौर का हार्ड मिट्टी। तो एक 2 साल हमको पहिलका साल 1 इंची का एथी निकला, क्या बोलते हैं मुल्ला निकला, दूसरे साल 2 इंची का। इस साल एक एक हाथ का मुल्ला निकल रहा है। पालक का पत्ता निकल रहा है माने हाथ भर का। तो अभी तक कट गया नहीं तो दिखा देते, लेकिन वो पालक का पत्ता का डंटी को ऐसे रगड़ कर मिचकार कर ऐसे गिराइए, दाब कर नीचे गिराइएगा तो गर 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 रस उसमें से निकलता है। धनिया का पता है कि बगल में है, जाइएगा तो आपको खुशबू मिलेगा कि भाई कहाँ धनिया लगा हुआ है कि या धनिया आ रहा है। आज के जमाने में गंध सुगंध आ रहा है। बाजार का धनिया लाए या पूरा रगड़ कर आप ऐसे महकेंगे तो महकाएगा, लेकिन उसके बगल में गुजरने से आपको लगेगा जी भाई धनिया यहाँ बोया गया है। ब्लैक आलू लगाए हुए हैं, आज सब किसी का आलू झंक रहा है हमारा, फर्स्ट क्लास है, कोई इफेक्ट नहीं है। ये मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर देखना चाहते हैं तो अपने लड़के को बोलते हैं, एक ठो निकाल कर ले आकर दिखा भी सकते हैं। चलो। अच्छा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी फसलें स्वस्थ हों और उर्वरक के बिना उत्पादित हों, यानी कि मतलब प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं, तो आप किन किन चीजों को डालते हैं जिससे मतलब आपके उत्पाद जो है बेहतर होता है? देखिए, हम गो कृपा अमृतम पानी के जब खेत में पानी जैसे कि पटाते हैं तो उस समय ड्राम में रखकर पाइप लगा देते हैं, उस साथ साथ बहवा देते हैं खेत। लेकिन हम पूरा पानी गेहूं में से छिड़कान डालते हैं। आप पहले चांस में जितना गेहूं लसरा जाए, फर्स्ट पानी पटता है तो जितना गेहूं लसरा जाए धंगा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गो आपका चप जाएगा, दब जाएगा मिट्टी में, उसमें से 25 गो 30 गो काला निकलेगा और उसमें से फूट कर निकलेगा। लेकिन आप कहिए गए गेहूं दब रहा है तो उसके लिए फर्स्ट दाम में यही ध्यान रखिए। हमारे पूर्वज से 72 का पहले हम लोग देख रहे थे कि केरा के थम में पुआल बांध देता था लोग, और सुबह में खेत में 2 पट्टा 3 पट्टा उसको दिया जाता। भाई क्या बात है, अब तो गेहूं का झाड़ टूट जाएगा तो इसमें से 3 गो 4 गो 5 गो ये चीज काला निकलेगा और गेहूं हमारा पैदावार बेसी होगा। तो यही चीज है उस खेती में और इस खेती में। आज और के उसके दौर में बाद तो में वो मतलब ये नहीं है। उसके बाद में हम गो कृपा अमृतम का जो गोबर का खाद बनाते हैं उससे सड़ा कर, वो काम करता है, उसको हम खेत में डालते हैं। 1 एकड़ में हमने डालते हैं 30 क्विंटल, 2 क्विंटल का कट्ठा डालते हैं। और जो गर्मी का दिन है उसमें भी हमारा पौधा, आप देखिएगा खेत में फसल लगा हुआ कि एकदम टनाटन मालूम पड़ेगा कि घाटा घेरा हुआ है, कोई भी सिकुड़न नहीं। जी। तो ये तो आप इतना खाद डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में चला गया। क्योंकि जहां तक मैंने जाना है कि जो अन्य किसान भाइयों से मेरी बातचीत हुई है, बताते हैं कि यदि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं आप, तो सिर्फ एक पशु से आप लग 1 एकड़ खेती आसानी से कर सकते हैं आप। हाँ हाँ। तो उसमें ज्यादा खाद नहीं डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद मैन्योर नहीं डालते हैं। ओ। और ये ऑर्गेनिक खाद नहीं हुआ सर। हम्म। ऑर्गेनिक खाद पहले लोग कहता था, माने जैसे कि ट्रेनिंग व्रेनिंग में हम भी गए हैं, कृषि विज्ञान के अंदर आईसीआर ये सब में गए हैं, जिला में गए हैं। ये पहले बोलता था लोग 20 किलो गोबर, 20 किलो मूत्र, 1 किलो बेसन, 2 किलो बेसन, 2 किलो मीठा 7 दिन में तैयार हो जाएगा। हम भी 1-2 बार बनाए, लेकिन उससे कोई हमको रिजल्ट या कोई बेनिफिट नहीं मिला। बशर्ते एगो बेनिफिट मिला जो जो कपड़ा पर लग जाता था उसका कलर नहीं छोड़ता था। और ये हाथ में जब उसको लग जाता था तो 3 दिन भी तक खाना का स्वाद नहीं आता था, हाथ बदबू ही मार रहा था। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अब बताइए कि 7 दिन में कैसे जीवामृत तैयार हो जाएगा। फॉर्मेट करने में, इसको फर्मेंटेशन करने में 1 महीना लगता है टाइम, और 7 दिन में वो लोग बोलते हैं कैसे तैयार हो जाएगा। जंगल का मिट्टी, विनोद भाई सजान जो बताए हैं, वो जंगल का मिट्टी लाइए, घना जंगल है वहां से चले जाइए जंगल में, और वहां से खूब पत्ता जमा हो तो वहां से ऊपर का पत्ता हटाइए तो उसके नीचे का पत्ता पीला होगा। होगा तो वो मिट्टी होगा तो देखिए कि मिट्टी कितना भुरभुरा है, 1 बीटा है कि हाथ भर है कि 2 इंची है।
जितना गहरा मिट्टी भुरभुरा होगा उस मिट्टी को उठा कर लाइए। अभी हाल ही में और मेरी किसान से बात हो रही थी, वो अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, लगभग जी 550 एकड़ में फार्मिंग करते हैं। बता रहे थे जी कि यदि आप पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे से भी आप मिट्टी लेते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा इन प्लांट में ज्यादा पाया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी भी अच्छी होती है। जी नहीं, हम्म। आप बताइए कि पीपर का वो बात सही है। हम्म। बरगद के पेड़ के पास बैक्टीरिया होता है, हम्म। लेकिन रह गया कि आप जहां से मिट्टी उठाए हैं उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है, वो तो टेस्ट करने के ही बात चलेगा। मान हम्म। लीजिए कि बरगद का पेड़ है, उसका पत्ता बाहर लिया जाए, हम्म। पत्ता उसका नहीं हो वहाँ, उसका वेस्ट मटेरियल नहीं हो और बजड़ हो, सूखा हो, तो कैसे आप कहिएगा कि उसमें हम्म। है बैक्टीरिया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अब सड़क के किनारे पेड़ हो वहां से आप नहीं ले सकते हैं। जी नहीं, वो अगर पत्ता वहां के हटाएंगे और भुरभुरा मिट्टी होगा, जेठ में भी भुरभुरा होगा और रस होगा उस मिट्टी में से दाबिएगा तो मालूम पड़ेगा कि इसमें से पानी निकलेगा, वही मिट्टी में बैक्टीरिया है। और जो सूखा मिट्टी है उसमें कुछ भी नहीं है। अब हम सब डाल रहे हैं, हम हम्म। सब भी बैक्टीरिया डाल रहे हैं, लेकिन जब हम जेठ में खेत जोत देंगे तो हमारा टोटल बैक्टीरिया मर जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। कारण कि उसको रुकने के लिए छाया चाहिए, पत्ता का ढका हुआ चाहिए, जड़ें के आर पर पत्ता जमा हो वहां। और जिस दिन वो बारिश होगा वो बैक्टीरिया टोटल खेत में सरवाइव कर जाएगा। तो बरगद का पेड़ है और सूखा मिट्टी है तो बैक्टीरिया होने का सवाल ही पैदा नहीं, इस पर चाहिए है हम। तो अब वो लाते हैं तो देखिए उस जब बनता है वो, तो 10 किलो मिट्टी आता है, उसमें 2 महीना में वो तैयार होता है, 55 से 60 दिन में। 28 किलो गुड़, 28 किलो आटा एक के दिन डाल दिया जाता है, उसको रोज चलाया जाता है, उसको रोज नीचा ऊपर किया जाता है। तो वो जब तैयार होगा 200 लीटर, तो उसमें खासियत क्या है देखिए, अगर चिड़िया वो उसमें से पानी पी ले तो चिड़िया मर जाएगा, मवेशी अगर उस पानी को पी ले तो वो भी मर जाएगा। बैक्टीरिया उस पर ना ना सरवाइव करेगा, ये जिसका कौन कौन बैक्टीरिया है सो पता ही नहीं है। आज कितना बैक्टीरिया हमारे भले कृषि वैज्ञानिकों ने निकाला है, 400-500 बैक्टीरिया निकाला है, लेकिन उसमें लाखों लाखों की संख्या बैक्टीरिया है, उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं। वो वैज्ञानिक लोग ही बताएंगे, जो रसायन ठीक है पढ़े लिखे हैं रसायन वाले वही बताएंगे। लेकिन उसका कमाल ये है, देखिए खाली अगर वो हम डालते हैं तो 1 एकड़ में 20 लीटर लगेगा। तो 20 लीटर आप कैसे छिड़किएगा, तो उसको क्या करें, आपकी 1 क्विंटल गोबर ले लें, भुरभुरा गोबर, कच्चा गोबर नहीं, जो सड़ गया हो उस गोबर को, आप उसमें 20 लीटर मिक्स कर दें जीवामृत को, और सौंसे खेत में छीट दें, उसको खेत में जोत दें। लेकिन कब, आप फसल लगाने के 15 रोज पहले उसको लगा दें, उसके बाद में देखें कमाल। लेकिन जो आदमी सरसों बो रहा है, दलहन तेलहन सब्जी बागवानी, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं देना है, एक बूंद भी नहीं। लेकिन जो किसान पहले पहले काम कर रहे हैं, माने पहले स्टार्टिंग किया है, तो गेहूं, मकई, गन्ना और उसके बाद में धान, इसमें 2 साल उनको यूरिया देना होगा। डीएपी, पोटास, कैल्शियम चाहे जो भी है, बोरान, ये सब कुछ भी नहीं देना होगा, एगो सिर्फ यूरिया देना होगा 2 साल। जितना आप दे रहे हैं उसे आधा डोज इस साल कर दीजिए, उसका आधा डोज अगले साल कर दीजिए, उसको बाद में छोड़ दीजिए, नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। लेकिन वेस्ट मटेरियल आपको खेत में छोड़ना ही छोड़ना होगा, वेस्ट मटेरियल नहीं छोड़ेंगे तो नहीं काम करेगा। ये तो है, इस चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूँ मैं। और आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि यदि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उससे उत्पादित हाँ जो फसलें हैं उनकी बाजार में अच्छी कीमत मिले, वह कैसे आप सुनिश्चित करते हैं? क्योंकि बहुत सारे देखिए, किसानों का ये मानना ये होता है कि इसमें प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, लेकिन आपने बताया कि प्रोडक्शन अच्छा रहता है, यहाँ तक कि बढ़ ही जाता है। तो आप इससे अच्छी कीमत कैसे लेते हैं? अब देखिए जो किसान कह रहा है कि प्रोडक्शन नहीं होता, वो मिश्रित काम करते हैं, ना इस धर का करते हैं, जो धोबी का कुत्ता जो होता है, ना घाट का ना घर का वही होता है। अगर आप किसी चीज पर विश्वास कर कर फेस कर कर आप
आप एगो बात सोच लीजिए कि हम जो फसल आप तैयार करते हैं कि हमको ये ठीक है, आमदनी का स्रोत हमारा ये होगा, उसको आप दिमाग से उतार दीजिए। सबसे पहले आप खेत में कार्बन अपना पूर्ति कीजिए, कार्बन पूर्ति कर दीजिएगा, उस दिन आपको हाथ में, दोनों हाथ में ले लूँ। जब तक ले कार्बन नहीं पूर्ति करेंगे तब तक ले नहीं, आप लॉस में ही रहेगा, फायदा नहीं हो। तो उसके लिए पूर्ति करने के लिए आपको रॉ मटेरियल खेत में डालना ही पड़ेगा। जो भी खेत का हमारा वेस्टेज है, धान है, गेहूं है, मक्का है, मसूर है, उड़द है, ये जितना है, मूंग है, ये सबको खेत में छोड़ना ही पड़ेगा। 3 साल, कम से कम 3 साल आप छोड़ कर देखिए कि आपको खेत में पैदावार क्या हो जाता है, एकदम आकाश छूने लगेगा। आप 3 साल के बाद आप जाकर मिट्टी चेक कराइएगा, ह्यूमस आपका कितना हो जाएगा। और जब तक ले ह्यूमस और कार्बन नहीं बढ़ेगा तब तक ले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक। जी, मेरा सवाल यही था कि आप अपने उत्पादों की बिक्री कैसे करते हैं ताकि उससे अच्छी कीमत मिल सके। देखिए, हम लोग का तो घर हुआ देहात में, तो कुछ कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट आते हैं हमारे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो अच्छा, हम रेट मान लीजिए कि हम किसान हैं भाई, जितना कोई आदमी आए हमारे यहाँ 10 माने 100-200 किलोमीटर से, भाई क्या उससे मुनाफा ले, वो अपने जो दे देता है लोग, लेकिन अच्छा ही रेट देता है लोग, 3 से ऊपर माहे दे देता है लोग। चावल मेरा, गेहूं हमारा 3,000 से 4,000 रुपये बिक जाता है। चावल हमारा 6 से 7,000 रुपये बिक जाता है। तब दूसरा क्या चाहे, घर पर बिक जाता है तो उसके लिए क्या है, हमारे को बेसी खेती है नहीं जो हम बेसी मार्केट का फेर में पड़े। जो है हमारा, जो खा लिया है वो आदमी दूसरे का उसका बच्चा लोग दूसरे जगह का खाना आएगा, चावल खरीद कर नहीं खाता है लोग, ये नहीं वहीं से आप जाकर लाइए। तो वो लोग खुद अपना साल भर का हमारे यहाँ से लेकर पहले ही बुकिंग कर देता है। ठीक। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड जो संकर जो किस्में हैं उनको लेकर ये दावा किया जाता है कि मतलब उनको अच्छे से अगर फर्टिलाइजर ना दिया जाए तो उनसे प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो अभी आप जो प्राकृतिक खेती में किस तरह के बीजों का इस्तेमाल करते हैं? अब देखिए, ये तो आपका सवाल बहुत बेहतर है, इस पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सवाल पर। देखिए, हमारे यहाँ लोग पहले हमारे अपने गांव के हाइब्रिड का बहुत लोग, जैसे कि 6444 हुआ, कुछ और वैरायटी का पायोनियर का है, लोग बोता था। हमने अपना खेत बोते थे, अपना जो पुरानका जो बीज है उसको। तो उन लोग कहते थे कि बार बार जो हमसे आप फसल का एथी ले लीजिएगा कि आप जितना एथी करते हैं, काम करते हैं, उतना हमारा देख लीजिए, हम लोग बहुत करते हैं। हम कल बहुत अच्छी बात है। एक बार संजोग से हम बोले कि नहीं भैया, हमारे खेत में आप बोझा डालिए, हमारा दौनी होगा, आपका दौनी होगा, उससे पता चलेगा कि आपका पैदावार बेहतर है कि मेरा पैदावार बेहतर है। हम क्यों खरीदेंगे? जब हमारा बीज 30 रुपये से 40 रुपये मिल रहा है तो हम 250-300 रुपये के जी क्यों किन कर बोलेंगे? तो उन लोगों का 1 क्विंटल हुआ, हमारा 1.5 क्विंटल हुआ। तो बोला लोग कि भैया, आप गुरु, हम चेला, हम मान गए कि आपका कहना, तब से लोग हाइब्रिड हमारे यहाँ छोड़ दिया। यही है कहानी आपका हाइब्रिड का और देसी बीज का। तो अच्छा, वो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? यदि हाँ तो कौन कौन से? क्योंकि अब बहुत सारे किसान ये दावा करते हैं कि अब जैसे रोटावेटर है, रोटावेटर अब जो किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ किसान ये कहते हैं कि 5 इंच के बाद से जो मिट्टी में जो एक लेयर बन जाता है, जिस वजह से जो अ, जल को धारण की क्षमता जो होती है मिट्टी की, वो काफी कम हो जाती है। तो इस तरह अच्छा, के मतलब बहुत सारे मतलब भ्रांतियां हैं, क्या है? मैं आपसे मतलब आप आपके पास काफी अनुभव है तो आपसे मैं जानना चाहूंगा। अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल पर। ये भी बहुत बेहतरीन सबका क्वेश्चन है, अभी हम लोग को मने करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग शीशा के किसान थे। शीशा का नाम सुने होंगे, जो विदेशी कंपनी थी, जो पोलियो का सुई लगवाते हैं, फ्री देते हैं, उन्हीं का ये संस्था है। 6 गो देश ने मिलकर किया। हमारे पूर्वी चंपारण में एकड़ में 4 से 5 क्विंटल पैदावार होता था। शीशा का देन है कि उसने पैदावार यहाँ 15 क्विंटल ला दिया, माने एवरेज। इस तरह का पैदावार, हम लोग उसी का किसान है। तो वो
बोलता है कि रोटावेटर और हैरो खेत में नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना है आपको। अरे भाई क्यों नहीं चलाना है, सरकार दे रही है, सब्सिडी दे, कुछ फायदा है तब ना। बोला कि ये कुछ चीज बताइए, कितना हो दब खेत हो, अब उस पर धुरमुस चलाया जाए, पीटा जाए तो हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? तो हार्ड होगा। तो हार्ड होगा, जब नीचा वो बैठ जाएगा तब पानी ऊपर से बारिश होगा तो पानी अंडरग्राउंड जाएगा, वो तो वहीं रुक जाएगा। 1 घंटा मेघ बरसेगा, आज देख रहे हैं कि 1 घंटा बारिश का स्तर हो जाता है, चारों ओर पानी पानी हो जा रहा है। और तावा, हैरो, हैरो से आप जोतेंगे तो जो आपका शरीर है और वो छिद्र है, रुआ का छिद्र है, वो समूचा है तो वो कचर देता है, तो जितना भी शरीर का छिद्र है सो समूचा नष्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, उससे भी आपके पैदावार का ह्रास होता है और आपका पैदावार नहीं होगा। रूटावेटर और हैरो मत चलाइए। रूटावेटर है मिट्टी सानने वाला, ईंटा का मिट्टी सानने वाला है, खेत जोतने वाला नहीं है। लेकिन लोगों को आज माइनिया हो गया है कि भाई हम रूटावेटर चलाएंगे तो अथी हमारा मिट्टी मिल जा रहा है, हम फसल अच्छा होगा। लेकिन रूटावेटर वाले का गेहूं जब बोता है लोग, जब बारिश और आंधी आता है तो समूचा जमीन पकड़ लेता है। लेकिन वही जीरो टिलेज से हम लोग बोते हैं, एगो औजार उसी के लिए रहे हम लोग खेती के एग्रीकल्चर का, जो कि जीरो टिलेज है, धान भी उसे लगाते हैं और गेहूं भी लगाते हैं, सीधी बुआई। आप बेहतर पैदावार है, बहुत बेहतर है। यही फायदा है, यही नुकसान है। जी, मतलब इस बात से अभी इत्तेफाक रखते हैं कि मशीन इस्तेमाल करने से दिक्कतें आती हैं। जी बहुत दिक्कत आती है, दिक्कतें आती है नहीं, बहुत दिक्कतें आती है। हम्म। पहले बैल मवेशी से लोग हल जोतता था, तो हम्म। उसके कुंभ में सूर्य केतु नाड़ी होता है, और बैल पेशाब और मूत्र करता था खेत में, तो वो बारिश होता था तो अलग होकर जाता था। पहले आप देखे होंगे कि नहीं, आपका उम्र क्या है, हम लोग देखे हैं कि आदमी खेत में पैखाना कर देता था या मवेशी पैखाना कर देता था, 24 घंटा में कीड़ा डिकम्पोज कर देता था। आज जहां भी लोग पैखाना कर रहे हैं, चाहे गोबर है, आज बैक्टीरिया नहीं है कि जो इसको डिकम्पोज करे। चारा आज देख रहे हैं, चारा को लोग मार दिया। पहले तो हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे, तो रोपनी में जाते थे तो पूरा चारा से भर जाता था, बीज खेत और में छिटा। केचुए पूरे कुछ मेड़ पे भी आ जाते थे, केचुए जो है मन देख के मतलब खराब हो जाता वो। खेत में मेड़ पर भी, आज हमारे हम्म। खेत में आज हमारे खेत में केचुआ देखिएगा तो आपका मिजाज खुश हो जाएगा। वो 20 फुट नीचा होल मारता है, छिद्र हम्म। कर जाएगा, दूसरा छिद्र से आएगा, फिर तीसरा छिद्र कर जाएगा। आप आकर जब जेठ आषाढ़ में हमारे खेत में आप आकर देख लीजिए, केचुआ हमारा पूरा हम लौटा दिए केचुआ को। आज वही देन है कि मेन पैदावार हमारा हो रहा है केचुआ का, वो मिट्टी को रिफाइन कर रहा है। अच्छा, आप इतनी इतने सालों से सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो क्या आपसे भी प्रभावित होकर कुछ किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है, या फिर आप अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित भी करते हैं? हम तो 15 से स्टार्टिंग किए हैं इसका, हम्म। 15 से स्टार्टिंग किए, तो 15-16 टेस्टिंग में देखे जे कितना हमको फायदा लॉस हो रहा है। तो जब ने हमने तो सोचा कि लॉस हुआ हमको, लेकिन जब खाद बीज का दाम रेशियो हम जब उसको हटा दिए तो हमको सरप्लस बरोबर आया, घाटा नुकसान नहीं हुआ हमको। लेकिन 15, 16, 17 से हमको बेनिफिट मिलने लगा, हम्म। तब हमारा रिकवर होने लगा, 17 से रिकवर हुआ होने लगा, आज फुल रिकवर में है। तो मतलब फुली आप जो है प्राकृतिक खेती पिछले 9 सालों से कर रहे हैं? 8 साल, 8 साल। 8 साल। हाँ। हाँ, अच्छा। और अब आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि अभी आप किन किन फसलों की खेती प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं? धान है, गेहूं है, मक्का है, सरसों है, मसूर है। तो मसूर मसूर वो थोड़ा बहुत है, 2-3 कट्ठा, वो बेसी नहीं है, माने जो है सो ही। और उसके बाद में अपना सब्जी लगाते हैं, वही खाते हैं। जी। तो इनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता से किन फसलों की खेती करते हैं आप? हमारा दोनों एक होता है, धान और गेहूं से प्राथमिकता से मकई होता है। तो अब देखिए, धान में आप। जी। 91 से हमने गेहूं लगाया खेत में, हम्म। 30 साल हम्म। उसमें मकई डाले हैं।
लेकिन माने 91 से जोड़ लीजिए कि 22 तक 23 तक, लेकिन गेहूं का पैदावार हमारा नहीं घटा। आज कृषि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक साल खेत का अंतराल कीजिए, जो गेहूं लगा रहे हैं तो मकई लगाइए, तूरी भी, लेकिन हमारा कोई भी अंतराल पर हमारा गेहूं कम नहीं हुआ, पैदावार जितना हम होता था उतना ही हुआ। तो आपने ऑलरेडी क्रॉप डाइवर्सिटी तो आपने ऑलरेडी अपना रखा है, जब इतनी सारी फसलों की खेती आप कर रहे हैं तो हाँ, फिर मुझे लगता है कि अलग करने की जरूरत है। तो निसंदेह आपने काफी अच्छी जानकारी दी है, और आज की जो चर्चा है काफी सारगर्भित रही है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी किसान इस चर्चा को सुने होंगे और आपकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। अगर तो अगर देखेंगे तो हम घर पर है, बगल में थी है आलू, आपको ब्लैक आलू दिखा देते हैं, मक्का भी दिखा देते हैं, प्राकृतिक ये देखिए अ, ये कैसा मक्का है। सर, आप कैमरा लेके इधर जाएंगे तो मे भी नेटवर्क में इशू आएगा, और तो हम चाहेंगे कि अगर यदि आपके पास है तो वीडियो बना के आप में भेज दीजिएगा। माने किस टाइप का वीडियो हम आप यदि आप उसमें बोल सकें तो बेहतर है, आप नहीं भी बोलेंगे तब भी हम आपके उस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पे डाल के प्रमोट कर देंगे। ठीक है, तो हम आज ही आपको फोटो खींच कर भेज दे रहे हैं। तो वीडियो बना के भेजिएगा सर, फोटो के साथ वीडियो भी बना के भेजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है सर, तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही कृषि से जुड़े रहेंगे और कृषि संबंधी जो जानकारियां किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। खिचड़ी के बाद में हमको ये गांव बाई गांव ये इसका ट्रेनिंग देना है। जरूर सर, फिर हम आगे भी जुड़ेंगे सर आपसे। ठीक है सर, ठीक है नमस्ते सर, सर। नमस्कार।